तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 12 2023 का मॉडल सेट फिजिक्स और हमारा जो पेपर है वो है एमसीक्यू। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम एमसीक्यू में आपको सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं क्या क्या है। हम बात करेंगे आज सेट नंबर 1 के क्वेश्चन। जो आपके टोटल मार्क्स है वो 35 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं कि यहाँ सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है यानी कंपलसरी है टोटल। और यहाँ पर आपको टोटल 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अगर आपका सही विकल्प आता है तो ही चयन करें और गलत अंक उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। वैसे बता दूं कि झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल जो आंसर की आया है उसमें कुछ आंसर है जो कि गलत है, इसलिए आप उसे आंख बंद कर मत देखें, है ना। तो वीडियो को समझ के, क्वेश्चन को समझ कर आप सॉल्व करेंगे तभी आपको अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कह रहा है 1 कूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 1 कूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कैसे करना है, हमें दिया है चार्ज, दैट मीन्स कि हमें गिवन है क्यू की वैल्यू गिवन है 1 कूलम्ब। ठीक है, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वो होता है Q इक्वल टू एन ई। तो यहां से हम n कैलकुलेट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी Q बाई ई। तो वैल्यू पुट करते हैं, Q की वैल्यू गिवन हमें 1 कूलम डिवाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है वो हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो मैंने यहाँ पे जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिया है वो मैंने लिया प्लस ना, मुझे सिर्फ बताना है कितनी चार्ज है ना। मुझे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो हमें पता है, तो हमसे में उसकी संख्या निकालना है, इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं इसके, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10/1.10/16 और ये 10⁻9 - 19 ऊपर जाके बन जाएगा +19। और सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो सकती है ऊपर 100 और ये हो सकता है 10⁻18, है ना। मैंने एक 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, डिवाइड बाई 16। इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18 यानी इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहां से देखो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1। बात समझ आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक बार पढ़ोगे आपको शायद समझ नहीं आए ठीक से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से। कह रहा है कि मेरे पास 2 चार्ज है, एक पे चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, दो दूसरे पे चार्ज है +5 माइक्रोकूलम। कह रहा है बताओ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो कह रहा है उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उनका अनुपात क्या होगा। तो पहले बात तो ये समझ नहीं आती है कि हमें कौन से 2 फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है उन फोर्स कितना कितना होगा। तो समझ लो, जैसे पता है कि हमारे पास एक चार्ज है, ये हो गया फर्स्ट चार्ज, इस पे कितना चार्ज है +1 माइक्रोकूलम। ठीक, ऐसा ही मेरे पास एक सेकेंड चार्ज है ना, फर्स्ट चार्ज हो गया सेकेंड चार्ज हो गया, इस पे चार्ज कितना है +5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, है ना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को। तो इसका नाम लो गया चार्ज ए, इसका नाम लिया हमने चार्ज बी। तो कहता है बताओ चार फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना। हमें पता है कि अगर आप बेसिक, अगर आपको कूलम्ब्स लॉ पता है तो आपको पता होगा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। मतलब कि दोनों पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यानी दोनों पे जो एक दूसरे पर फोर्स लगाने वाले हैं इन दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सेम होती है, इक्वल होती है। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम है तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ये फोर्स और डिवाइड बाय फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा, दोनों तो इक्वल है तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/1, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुमसे बस पूछा था कि दोनों कितना फोर्स लगाते हैं, तुम्हें पता है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, यानी बराबर फोर्स लगाते हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो सेम होगा, इसलिए रेशियो कितना हो जाएगा 1/1 का। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है 3 कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटी सी। मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और सबकी कैपेसिटी कितनी है, सी है। कह रहा है इनको हमने सीरीज कनेक्शन में लगाया हुआ है। तो बात करते हैं कैसे, तो कह रहा है लेट सपोज इस टाइप से, इसे बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। तो ये मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, कह रहा है सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी 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 है। तो क्या बताओ देन इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस विल बी, तो इनका जो समतुल्य संधारित्र होगा यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देख लो कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, दोनों कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर लगाए हमने कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रृंखला क्रम में हमने जोड़ा है। तो श्रृंखला क्रम में जब भी हम जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी जोड़ते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिंस यहाँ पर सभी क्या कैपेसिटेंस इक्वल है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/C। ये हो गया 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज C इक्विवेलेंट किस इक्वल हो जाएगा सब का इन्वर्स कर लो दोनों का, तो C/3 के इक्वल आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो जहां से करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 की बात करूं तो ये आप मॉडल पेपर में जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो आंसर की दिया वो गलत है। हम सॉल्व करते हैं कैसे करना है। तो कह रहा है हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि कह रहा है एक हॉलो है ना, हेलो नहीं हॉलो होना चाहिए, पहले बात स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, यानी एक खोखला गोलाकार चालक है यानी इस स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि हॉलो है। कह रहा है उस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने एक बना लिया ऐसे स्फीयर बना लिया, ठीक है, इस पर हमें कैसा चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया। ठीक है, कैसा है, खोखला है। तुम्हें पता है कि किसी भी कंडक्टर यानी हॉलो कंडक्टर हो चाहे वो, ठीक है, अगर हॉलो कंडक्टर है तो जब भी इसमें हम चार्ज देते हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। ये बात याद रखना। लेकिन पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसे मतलब होता है यूनिफॉर्म, है ना। पोटेंशियल 0 नहीं होता है, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी उसके अंदर विद्युत विभव की जो वैल्यू होगी हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात आता है कि चलो कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट हो गया, दैट मीन इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना। अगर कोई कांस्टेंट रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, यानी उसे हम बोलते हैं समान है। ठीक है, बात करते हैं इसकी वैल्यू होगी कितनी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो इस पर हमने चार्ज दिया, वो चार्ज कैसा दिया था, हमने कहा है चार्ज दिया हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, उस पर हमने धनात्मक चार्ज दिया है। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या भी हो जाता है वो होता है K/Q/R, है ना। अगर R इस क्या है, R अगर इस जो गोला है इसकी रेडियस अगर R है तो फॉर्मूला होता है V = KQ/R। ठीक है, यहाँ पर हम जो Q लिख रहे हैं वो हमेशा लिखेंगे प्लस साइन। तो सिंस हमने यहाँ पर चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी हम चार्ज को कैसे लिखेंगे, प्लस Q लिखा है मैंने ना, यहाँ पर मैंने प्लस Q लिखा है। तो ये पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा, पोटेंशियल भी कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि R भी पॉजिटिव है, K की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और Q भी हमारा पॉजिटिव है इसलिए। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म दोनों होगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक और समान होगा, है ना। ऑफिशियल जो आंसर की उसमें उसने ऑप्शन वहां उन्होंने गलत देखे रखा है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फिर से बात करता हूँ, क्वेश्चन 5 का भी मॉडल क्वेश्चन में आंसर की इसका गलत दिया हुआ है। तो समझते पहले करना क्या है क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक ग्राफ गिवन है वोल्टेज और करंट के बीच में, है ना, ऑफ ए कंडक्टर जो एंगल थीटा बनाता है विथ वी एक्सिस, यानी पोटेंशियल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। ध्यान देना कि जो एंगल थीटा बन रहा है वो पोटेंशियल के साथ है, करंट के साथ नहीं है। तो कह रहा है अगर V डिनोट करता है वोल्टेज को एंड I डिनोट करता है करंट को, तो बताओ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें जो पता है रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू सबको पता है कि R = होता है V/I। ठीक है, ये पता है हमें, लेकिन हमें ये जो R की वैल्यू हमें थीटा के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पता है कि हमें जो ग्राफ बना है वो ग्राफ कैसे दिया है। तो हम पढ़ते हैं ये V गिवन है, ये हमें I गिवन है। ठीक, कह रहा है ये जो एंगल बन रहा है थीटा वो किसके साथ है, पोटेंशियल के साथ दिया है, V के साथ दिया हुआ है ना, I के साथ नहीं। तो अगर हम ये अगर थीटा है तो ये बताओ नीचे का कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहां से हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा V, नीचे हो गया हमारा I। तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा V और नीचे बेस क्या बन जाएगा I, V/I। और यही किसके इक्वल हो जाता है हमारा, मैंने कहा ऊपर रेजिस्टेंस की इक्वल होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है हमारा cot थीटा, इक्वल टू हो जाएगा ये V/I और ये इक्वल है R के, यानी रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, cot थीटा के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा cot थीटा ना, sin tan थीटा नहीं होगा, ये
कॉट थीटा होगा। इस बात को थोड़ा सा चेक कर लेना अच्छे से, क्योंकि हमें जो थीटा एंगल गिवन था वो हमें वी के साथ गिवन था, आई के साथ नहीं गिवन था, इसलिए। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। कह रहा है हमें एक इक्वेशन गिवन है, समेशन ऑफ ई। अब ये स्मॉल ई क्या है, ये सारा ईएमएफ गिवन है ना, ये हमारा ईएमएफ है ई, इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर गिवन है। आई आर क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर क्या होता है, आई आर होता है हमारा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट मीन्स कि यहां से समेशन ऑफ ईएमएफ ई माइनस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और लिख सकते हो समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल माइनस ऑल पोटेंशियल ड्रॉप आई आर की वैल्यू 0। अब बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं किरचॉफ का कौन सा लॉ बोलते हैं, किरचॉफ का हम बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं, है ना। कभी कभी इसे हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं बहुत लोग। और क्या बोलते हैं इसे, एक तो वोल्टेज लॉ बोलते हैं और इसे बोलते हैं सेकेंड लॉ भी कभी कभी इसे लोग बोलते हैं। तो ये तो हमारा या तो लूप लॉ है, नहीं तो वोल्टेज लॉ है, नहीं तो इसे हम सेकेंड लॉ ही बोलेंगे, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोलते इसे, ये सब आप सभी को पता है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो लिखा है किरचॉफ का सेकंड लॉ है, कह रहा है किरचॉफ का जंक्शन लॉ है, कह रहा है किरचॉफ का थर्ड लॉ है, या ये न्यूटन्स लॉ है। तो लास्ट के दो ऑप्शन तो होना नहीं है, क्योंकि किरचॉफ के इस दो ही लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। उसमें से जो फर्स्ट लॉ था वो जंक्शन लॉ था, और सेकंड लॉ को हम लूप लॉ बोलते हैं या फिर हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो ये कौन सा है, ये वोल्टेज का सम 0 है। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो जाएगा किरचॉफ का सेकंड लॉ होगा, ठीक है। कौन सा लॉ होगा, ये सेकंड लॉ, ठीक है। बात समझ आ गई, किरचॉफ का कौन सा होगा, ये दूसरा नियम होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। इसे कह रहा हूं बार बार कि मॉडल पेपर के डायरेक्टली आंसर को रट मत जाना, है ना। आंसर के एक्सप्लेनेशन को समझ के आपको टिक करना है सही आंसर क्या होना चाहिए। चलो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की। आता है हमारा पोटेंशियोमीटर, है ना। जिसको पोटेंशियोमीटर का नहीं पता है फॉर्मूला, मैं बताता हूँ का फॉर्मूला क्या उसे यूज करना है। कह रहा है द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 120 सेंटीमीटर, है ना। मतलब जब हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं किया था, कोई बैटरी यूज नहीं की है, तो कह रहा है उसमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। कह रहा है जैसे हमने एक संट सेल को लगा दिया, ठीक है, विथ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, तो कह रहा है अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर पे पहुंच जाती है। तो कह रहा है बताओ उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो एक लाइन बता दो कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू होती है वो होता है L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर L1 कितना है, तो देखो ये L1 की वैल्यू गिवन थी जब 120 सेंटीमीटर, ठीक है। L2 की जो वैल्यू वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही हमें आर जो गिवन है, जो हमने सन रेजिस्टेंस लगाया वो 4 ओम का है, ठीक है। अब याद रखना कि हमेशा जब भी यूज करो तो L1 की वैल्यू हमेशा L2 से ज्यादा होती है, याद रखना, है ना। ये ज्यादा होती है हमेशा। तो कौन L1 है कौन L2, अभी वो भी आप देख के क्वेश्चन में समझ जाओगे कौन L1 है कौन L2, क्योंकि L1 की वैल्यू हमेशा L2 से ज्यादा होगी। अब करना क्या है, बस वैल्यू को पुट कर दो। तो दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगा 120 डिवाइड बाई L2 की वैल्यू हो गई 60 माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू हो गई 4। तो 16 से करोगे 2 टाइम्स में डिवाइड, और 2 माइनस 1 कितना होता है, तो हो जाता है 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इंटू 4। कितना आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा यहां से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। और यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी देखो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। फॉर्मूला क्या है सारा कुछ तो मैंने यहाँ बता दिया कि आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है। फॉर्मूला आपको ये हमेशा याद रखना है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना कभी पोटेंशियोमीटर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म फील्ड इज मैक्सिमम। तो जब भी कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है तो उस पर लगने वाले बल की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो हमें पता है कि F का वैल्यू कितनी होती है, कोई चार्ज की वैल्यू होती है Q, V, B साइन थीटा होती है। कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, है ना। अगर ये मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम तब होता है तुम्हें पता है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो साइन थीटा होती है ये 1 के इक्वल होती है।
और ये कब होगा, जब साइन 90 डिग्री हो ना, क्योंकि पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से देख के बताओ कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू इस 90 के इक्वल होनी चाहिए। तभी क्या होगा, तभी हमें फोर्स की क्या मिलेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो और जो इफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में, क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा था कि थीटा कितना होना चाहिए एंगल, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहां से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी बताओ, कैलकुलेशन से अच्छे से करने, तो क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। कह रहा है व्हाट टॉर्क एक्ट ऑन ए 20 टन्स ऑफ कॉइल जिसका एरिया गिवन हमें 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा कॉइल वो कहाँ रखा हुआ है, तो कह रहा है वो एक राइट एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.2 टेस्ला। तो देखो हमें यहाँ गिवन क्या क्या है, सबसे पहली बात करते हैं, हमें यहाँ गिवन है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन है 20 टन्स गिवन है। एरिया देखो हमें गिवन है, ध्यान देना वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले ध्यान देना सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 400 को डिवाइड कर दोगे 10,000 से, तब ये काउंट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, हमें गिवन है करंट की वैल्यू गिवन है, वो हमें 20 एम्पीयर गिवन है, और हमें एक और चीज गिवन है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.2 टेस्ला। सब कुछ हमें यहाँ गिवन है। बात करते हैं हमारा फॉर्मूला, बात करते हैं कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होता है एन आई ए बी। ठीक है, वैसे तो यहाँ साइन थीटा भी होता है, लेकिन साइन थीटा में क्या है, वो राइट एंगल है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाती है, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिर्फ एन आई ए बी। नंबर ऑफ टर्न्स वो हमारे पास 20 गिवन है, करंट की वैल्यू देखो आई की वैल्यू 20 एम्पियर गिवन है, एरिया की वैल्यू आई थी वो हमारा 400 डिवाइड बाय 10,000 हो जाएगा, और इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 टेस्ला हो जाएगी। कैंसिल आउट करते हैं, कुछ टर्म को देखते हैं, तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 0 0 2 ऊपर 0 नीचे भी 2 जीरो, कैंसिल आउट। सॉल्व करते तो हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 0.2, है ना। अब बात आती है इसको सॉल्व करना। अब इसको अगर आप सॉल्व करके बताऊं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, वैल्यू होती है इसकी पूरी, ये वैल्यू आती है 11.2, है ना, 11.2, और टॉर्क रेट होता है न्यूटन मीटर। ये हो गई हमारी उस टॉर्क की वैल्यू, हो गई टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 11.2 नैनोमीटर। अब देखोगे ऑप्शन में तो है नहीं कहीं पर, तो इसलिए कह रहा हूं कि ऑप्शन इसका कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नन, है ना, क्या हो जाएगा नन। चाहे तो आप इसको फिर से कैलकुलेट करके देख लेना, फॉर्मूला देख के सॉल्व करना, कहीं पर कोई मिस्टेक है कि नहीं, है ना। जबकि आंसर कितना आना चाहिए था, 11.2 न्यूटन मीटर आना चाहिए था। चलो बात करते हैं आगे का नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पर, कि कह रहा है ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। हमें क्या करना है, कह रहा है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, एक एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या यूज करते हैं, तो हमें पता है कि जब भी अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को, है ना, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर, जब भी इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, इसके पैरेलल में एक हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना, कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। इसकी मान लो वैल्यू एस हो गई, और इसकी जो एस वैल्यू होती है, यानी जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और कैसा लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होगी, और ये पैरेलल में हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसमें हमने कहा, पैरेलल में, और लो वैल्यू होगी। अब देखो बताओ पैरेलल और स्मॉल वैल्यू कहाँ है, तो वो देखो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, है ना, स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका छोटा मान होगा संट, और ये प्रतिरोध को जोड़कर लगाया जाएगा, किसमें, समानांतर क्रम में। चलो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड इक्वेटर ई रिस्पेक्टिवली आर। तो कह रहा है भूमध्य ध्रुव और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का की वैल्यू कितनी होती है, इसकी कोण का मान क्या क्या होता है। तुम्हें पता है, आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म चैप्टर, मैंने कराया था, जब आपको एमसीक्यू कराया था तो मैंने एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी कराया था आपको, वहां जाकर आप एक बार देख सकते हो। तो मैंने कहा था कि इस एंगल ऑफ डिप की वैल्यू को हम थीटा नोट करते हैं,
इस थीटा की वैल्यू कहाँ पर हम पूछ रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटर पर कितनी होती है ना। तो बात करते हैं इक्वेटर पर, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा पर इसकी थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। बात करते हैं पोल पर, यानी हम बोलते हैं ध्रुवों पर, ध्रुवों पर इसी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा एंगल ऑफ डिप है। क्या ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं नमन कोण। तो देखो इक्वेटर पे कितना हो रहा है? इक्वेटर पे होना चाहिए 0 डिग्री और पोल पर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखते हैं हमें क्या क्या पूछा गया है। तो हमसे पहले पूछा है पोल, तब पूछा है इक्वेटर। तो पोल पे होगा 90, इक्वेटर पे 0, यानी आंसर होना चाहिए 90,0। तो ध्यान देखना, ऑप्शन नंबर डी होना, गलती से बी मत कर देना कभी। ठीक है, क्योंकि हमसे पहले पूछा है पोल, तो पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0 डिग्री। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। लिख रहा है वेनेबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एक क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसे हम क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, क्या ये लेंज का नियम है, क्या ये हिस्टेरेसिस लॉस है, या ये इसे हम किर्चॉफ्स का लॉ बोलते हैं। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फ्लिक्स लिंक अगर चेंज होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, है ना। करेक्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो बी नंबर है जो लेंज का नियम, लेंज के नियम ने ये बताया था कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, यानी उस ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी, यानी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो बताया था लेंज ने, है ना। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके बारे में किसने बताया था? फैराडे ला, है ना। कौन बताया था? फैराडे साइंटिस्ट। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिख रहा है पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। ध्यान देना, इसने कहा है पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट। तो पीक वैल्यू यानी एसी का शिखर मान एक रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है, एक प्रतिरोध के माध्यम से फ्लो कर रहा है। तो बताओ उसकी पीक वैल्यू की करंट कितनी होगी? हमें गिवन है, वहां पर ईएमएफ भी गिवन है। तो हमें पता है, सिंपल सी बात है कि V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, और I की वैल्यू कितनी होती है? V बाई आर, ये तुम्हें पता है। ठीक है, हमसे कह रहा है पीक वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट। हम हमेशा पीक को दिनाते हैं आई नॉट से, पीक के वोल्टेज को डिनोट करते हैं ई नॉट से। तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा? ई नॉट डिवाइड बाई आर। तो ये हो जाएगा हमारा पीक करंट की वैल्यू। ध्यान रखना, दोनों में आई नॉट भी होगा और ई नॉट भी, दोनों में नॉट नॉट लगना चाहिए। जब पीक करंट होगा उसमें पीक वोल्टेज भी होगा, इसलिए। तो देखो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। वैसे क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहिए था कि ये ई नॉट है क्या, है ना। चलो कोई नहीं बताया तो हमें समझ आता है कि ई नॉट को हम यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं वो हमारा एक वोल्टेज होगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 14 की। कहता है एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट, कि जब भी एलसीआर सर्किट में जब पावर का लॉस होगा मतलब एनर्जी लॉस होगी, तो ये किसके कारण होता है? एल के कारण मतलब ओनली इंडक्टर के कारण होता है, सी मतलब सिर्फ कैपेसिटर के कारण होता है, सी या सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होता है, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपको पहले बता दूं कि जो एनर्जी का लॉस होता है किसी भी एलसीआर सर्किट में, है ना, एनर्जी लॉस होता है, वो कौन कौन करता है? वो सिर्फ रजिस्टर के कारण ही होता है ना। रजिस्टर ओनली ही करता है, कभी भी कैपेसिटर एनर्जी लॉस, है ना, नहीं करता है। कभी भी इंडक्टर एनर्जी लॉस नहीं करता है। किसी भी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर कभी एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। करता कौन है? सिर्फ रजिस्टर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन? वो हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ रेजिस्टेंस करता है, बाकी कभी भी कैपेसिटर और इंडक्टर कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिख रहा है कि एक ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड। हम एक ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन में ये कहता है कि एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमसे कि ऑब्टेन ए सूटेबल एसी वोल्टेज, एक हमें सूटेबल एसी वोल्टेज मिले, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, इसके लिए यूज करते हैं। या फिर एक सूटेबल डीसी वोल्टेज करने के लिए करते हैं कि एक हमें कम या ज्यादा डीसी वोल्टेज चाहिए तब यूज करते हैं। तो पहली बात आती है कि जो ट्रांसफार्मर ये किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसफार्मर का जो बेसिक वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। आप सभी को पता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर डिपेंड करता है।
ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में जब भी हम ऐसे, ये होता है हमारा प्राइमरी कॉइल और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी। ध्यान देना कि जब भी हम प्राइमरी में हम जो सप्लाई करते हैं यहां से वोल्टेज, वो कैसा होता है, हमेशा वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग होता है ना, ओनली अल्टरनेटिंग के लिए ही यूज करते हैं। डीसी में कभी भी ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, सिर्फ एसी करंट के लिए ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है। और हमें जो यहां से मिलेगा आउटपुट में वो भी क्या रहेगा, वो भी एसी ही रहेगा, दोनों साइड हमें एसी ही वोल्टेज मिलेगा, दोनों साइड हमें दोनों एसी करंट ही मिलेगा। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसका हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन ए सुटेबल एसी वोल्टेज ना, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। तो दोनों होगा तो सिर्फ एसी वोल्टेज होगा या तो वो एसी करंट होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट। आते क्वेश्चन में 16 की लिखता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस ना। फ्री स्पेस में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है। तो मैंने जब कराया था आपको एमसीक्यू जाकर देख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। तो स्पेस में, फ्री स्पेस में जो स्पीड होती है उससे हम डिनोट करते हैं 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है इसकी स्पीड कितनी होती है कि ना, किस में, फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, तो होगा 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन भी समझते चले जाना है और आपको वहां पर उसका करेक्ट ऑप्शन भी, आप उसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आते क्वेश्चन पर हम 17 की बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, है ना। अगर किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्रिस्टलाइन है, वो एमरफस है, या उसमें जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज्ड हैं, एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, इसके लिए हम कौन से रे का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो हम रे यूज करते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन है, सारे आप जाके जितने रे हैं सबका एक आप यूज पढ़ लेना। तो उसमें से हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की स्टडी करते हैं वो हम एक्स रे के थ्रू करते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स रे का और एक और यूज क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए कि एक्स रे का एक और यूज होता है वो हम मेडिकल में करते हैं ना, बोन्स में फ्रैक्चर को फाइंड आउट करने के लिए जो हम एक्सरे कराते हैं, कभी भी आपकी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए तो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड। कह रहा है अपवर्तन के 90 डिग्री कब जब कोण हो, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाए, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या आ जाता है ना, उसमें उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा जाता है। तो ऐसा बात है कि जब भी हम कुछ इस टाइप से अगर, है ना, एक रे इंसिडेंस एंगल, इस इंसिडेंस एंगल को क्या कहेंगे जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री, है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसमें इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, याद रहेगा सबको कैसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उस केस में आप याद रखो कि उसमें क्रिटिकल एंगल आई की वैल्यू कितनी होती है, जिसको हम कभी कभी सी से भी नोट करते हैं, है ना। तो उसमें साइन सी की वैल्यू होती है वो 1/म्यू होती है, ठीक है। म्यू क्यों होगा, म्यू होगा इस जिस मीडियम में से लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कभी कभी आपको अगले वाले जब कोई सेट आएगा तो उसमें आपको इससे बेस्ट न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से करेक्ट एंगल ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा क्रांतिक कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण भी बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण भी बोलते हैं। बात समझ आ गई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा हूं फिर से क्वेश्चन को समझ के आपको सॉल्व करना है, सिर्फ, है ना, सिर्फ आंसर रट के नहीं जाना है, क्योंकि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो कुछ आगे चेंज भी हो सकता है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तब। कह रहा बताओ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना, एक लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है वी यू और एफ में, है ना, यू वी और एफ में रिलेशनशिप क्या होगा एक लेंस के लिए। लेंस का सूत्र आपको फॉर्मूला लिखना है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमें पता, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है, यही तो होता है लेंस का फॉर्मूला, है ना, इसे बोलते हैं हम लोग लेंस का फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ देखो करेक्ट ऑप्शन है ना, बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आते क्वेश्चन 20 में लिख रहा है इफ द एनी नंबर ऑफ थीम लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, जिसकी फोकल लेंथ f1 f2 f3 इस टाइप से बहुत सारी फोकल लेंथ है, तो कह रहा बताओ इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा कॉम्बिनेशन का वो कितना होगा, है ना। तुम्हें पता है कि अगर बहुत सारे मान लो अगर लेंस इस टाइप से कांटेक्ट में हो, है ना, इस टाइप से कांटेक्ट में हो, सबका फोकल लेंथ f1, दूसरे का फोकल लेंथ f2, तीसरे का फोकल लेंथ f3 हो, तो इनको कंबाइन करके हम एक सिंगल लेंस बना सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ f, और इस f की वैल्यू कितनी होती है, इस f की वैल्यू हम निकालते कैसे, ऐसे 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस होता है 1/f2 प्लस एंड सो ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देख लो यहाँ से, सिंपल सा ऑप्शन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट, है नहीं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन, आगे जितने लेंस लगे हो। याद रखना ये तब के लिए वैलिड है जब ये सब आपस में, है ना, कांटेक्ट में हो, मतलब सब एक दूसरे के संपर्क में हो तब। चलो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की। लिख रहा है द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन, है ना, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है प्रिज्म में, है ना, किस केस में, ये भी रखना, ये बात कर रहा है वो प्रिज्म के लिए बात कर रहा है ना, एक प्रिज्म है, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, ये डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, तो जब आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि डेल्टा की वैल्यू होती है, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं I2 माइनस प्रिज्म के अंदर जो दो एंगल होते हैं रिफ्रैक्शन R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। तो कह रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल सभी पे डिपेंड कर रहा है ना, इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा बस एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, क्योंकि देखो प्रिज्म का अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं तो कैसे होता है, मान लो अगर ये हमारे पास एक प्रिज्म हो गया और मान लो कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे ड्रॉ करके नॉर्मल, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाती है I1। ये लाइट जब अंदर जाती है ऐसे, ठीक, तो ये एंगल बन जाता है हमारा R1, यहाँ पर ड्रॉ करके नॉर्मल, तो ये बन जाता है हमारा एंगल R2, और फिर लाइट जब ऐसे बाहर निकलती है तो ये एंगल बन जाता है हमारा I2। तो ध्यान से ध्यान दोगे तो ये जो एंगल है किस पे डिपेंड कर रहा है, सब पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है, R1 R2 भी डिपेंड करता है और I2 पे भी डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड कर रहा है। तो वैसे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, है ना, दोनों पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन भी डिपेंड करता है और इंसिडेंस दोनों पे डिपेंड करता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। लिख रहा है ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर। कह रहा है एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने कहां पर किया, एयर में, उसे किया तो हमें एक फ्रिंज विड्थ मिली। कह रहा है अब इसी चीज को अगर हम पानी में डुबा दे तो बताओ अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो आप एक बार जाके मेरा वेब वापस का देख लेना, जो मैंने एमसीक्यू कराया है, एमसीक्यू में भी मैंने क्वेश्चन रखा था, कहा था भी, और मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन नीट तक के लिए आता है। तो हमें पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये लैम्डा कब है, ये लैम्डा की वैल्यू है जब एयर में, जैसे इसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो अब फ्रिंज विड्थ हो जाएगी बीटा डैश, है ना, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी लैम्डा डैश से और डी बाई डी हो जाएगा। क्यों, अब ये लैम्डा डैश क्या है, ये वेवलेंथ है लाइट की, कब, जब आप मान लो आपने इसको इमर्ज कर दिया वाटर में, ठीक है, यानी बीटा डैश, बीटा किस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ये डिपेंड करता है लैम्डा पे, है ना। तो अगर लैम्डा यानी बीटा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लैम्डा पे, ये बात तो समझ आ गई कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो बीटा घटेगा। बात करते हैं कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है किससे, एयर से, लेकिन जो वेवलेंथ होता है वो चलता है उल्टा, यानी लैम्डा वाटर का जो होगा वो कम होगा किससे, एयर से, ठीक है। तो किसकी वेवलेंथ कम कहां पर होगी, वाटर में वेवलेंथ कम होगी, यानी ये जो मैंने बनाया है लैम्डा डैश, ये किसके लिए, ये मैंने लिखा था वाटर के लिए, और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू कम होती है किससे, एयर से कम होती है, यानी ये जो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है, ये कम है लैम्डा से, और अगर लैम्डा डैश कम होगा तो बीटा डैश भी क्या होगा, यानी जो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ भी कम ही होगी, है ना। तो याद रखना कि जैसे ही वाटर में डालोगे तो बीटा के लिए क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना, घट जाती है, जैसे आप इसको अगर वाटर में डालोगे तो, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि लैम्डा
जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी। बात समझ आ गई? आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के। लिख रहा था वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी। अगर बहुत दूर से एक लाइट आ रही है ना, तो कह रहा है उससे जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी उस वेव फ्रंट का कैसा शेप होगा। तो जब भी कोई लाइट आती है इन्फिनिटी से बहुत दूर से ऐसे, तो वो कैसे आती है? लाइट हमेशा आती है ऐसे पैरेलल। वेव फ्रंट क्या होता है? जो इन सभी को कवर करे। तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? वेव फ्रंट होगा हमारा कुछ इस टाइप से, है ना। इसे बोलेंगे हम लोग वेव फ्रंट। अब बताओ इस टाइप के वेव फ्रंट का जो शेप कैसा दिख रहा है आपको? ये शेप दिख रहा है, इस शेप कैसा है? इस शेप को बोलते हैं प्लेन टाइप का शेप है। क्या होगा? प्लेनर बोलते हैं, है ना। तो जब इन्फिनिटी से आती है, काफी दूर से कोई लाइट आती है, तो उस टाइप का जो वेव फ्रंट बनता है वो किस टाइप का शेप का होता है? हमारा प्लेनर का होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेनर। चलिए, यानी कैसा हो जाएगा? ये समतल हो जाएगा यहाँ से। कह रहा है नेक्स्ट नंबर 24, ये भी आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। फिर से करो, फिर से मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको कराया हुआ था कि इंटरफेरेंस, है ना, जो फेनोमेना होता है ये किस कंजर्वेशन को फुलफिल करता है। ऑप्शंस क्या है? देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गति, है ना, इसे गति का संरक्षण बोलते हैं। ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये ऊर्जा का संरक्षण नियम है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ये मोमेंटम ऑफ एनर्जी एंड दोनों को, कंजर्वेशन को ये फुलफिल करता है, या इसे क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है, या प्रकार की क्वांटम प्रकृति है। तो जो इंटरफेरेंस होता है इसमें क्या होता है कि आपके पास वेव फ्रिंज बनती है, कहीं पर बनता है डार्क, है ना, कहीं पर बनता है डार्क, फिर उसके बगल में बनता है वाइट ब्राइट, फिर बनता है डार्क, फिर बनता है ब्राइट। इसमें मैंने क्या कहा था? इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, कम नहीं होती है। तो एनर्जी क्या होती है? सिंपली यहाँ पर एनर्जी होती है, डार्क वाली एनर्जी कहाँ चली जाती है? इस ब्राइट वाले एनर्जी में। लेकिन एनर्जी कभी भी ना ही जेनरेट होती है ना ही लॉस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना, और ना ही एनर्जी कभी क्रिएट होगा, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का, ना, आगे शिफ्ट हो जाता है। तो डार्क वाली एनर्जी कहाँ चली जाती है? ब्राइट वाले फ्रिंज में। तो ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, है ना। इसको देख लेना एक बार, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। चलो आते हैं क्वेश्चन में 25 की। लिख रहा है द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन, एक फोटो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, उस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। देखो इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, है ना, इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा फिक्स होता है ना। और वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हम सबको पता है, होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। चार्ज तो इतना ही होता है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कितना होता है? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड, है ना। मैंने कहा था कि ये पढ़ के जाना अच्छे से, है ना। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा था ये। तो वहां पर मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी, ये किस पे डिपेंड करती है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, कितने एंगल पर वो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस पे डिपेंड करती है ना, कि कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, क्या इस पे डिपेंड करती है ये, है ना, क्या इस पे डिपेंड करती है। क्या ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या इस पे डिपेंड करती है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी तीव्रता कितनी है ना, इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करती है। या फिर कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, यानी जब हम प्रोसेस करेंगे तो एक एनोड और कैथोड ट्यूब के अंदर हम करते हैं, तो कह रहा है ये एनोड और कैथोड के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा था कि जो भी फोटो करंट होता है ना, मैंने कहा था जो भी फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी। और इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे फोटो करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ये डिपेंड सिर्फ करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, यानी ऑप्शन नंबर सी पे, यानी घटना विकिरण की तीव्रता पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, है ना, तीव्रता पर डिपेंड करती है और किसी पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से आपका सी।
चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बात करते हैं 27 की। कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम एंड काइनेटिक एनर्जी ई इज गिवन बाय। देखो फिर से मैंने आपको ये, जब मैंने कराया था आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, मैंने वहां भी एक क्वेश्चन रखा था। तो मैंने कहा था कि बताओ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू आपको पता है वो एच बाई पी होती है। ठीक, फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। तो पी के लिए कितनी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ई है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा एम स्क्वायर, और नीचे एम से डिवाइड कर दिया तो ऊपर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसे लिख सकते हैं मोमेंटम पी का स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2me, है ना, और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ओवर 2me। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या बन जाएगा h बाई रूट ओवर 2me। ये हो जाएगा हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, h अपॉन रूट ओवर 2me, जहां पर e क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 27, वो होगा, देखो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, h बाई रूट ओवर 2me। ठीक है, बात समझ आ गया। बात करते हैं अब हम रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो क्या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया था तो उन्होंने न्यूक्लियस के साइज के बारे में क्या बताया था कि जो नाभिक का आकार किस ऑर्डर का होता है। तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का तो होता है, आस्पेक्ट होता है, लेकिन कहाँ तक, तो इसकी रेंज होती है वो 10⁻14 से 50 मीटर तक होती है ना। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसका कोई और तरीका नहीं है ना, इसको कोई आप सॉल्व करके नहीं कर सकते, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ऑर्डर कितना होगा हमेशा 10⁻15 मीटर तो होता ही होता है, ये तो होगा ही, लेकिन कहाँ से कहाँ तक 10⁻14 मीटर तक। तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि अगर आपको न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का ऑर्डर आप बुक में लिखोगे तो वो आपको मिलेगा 10⁻15 मीटर, है ना, ये होता है न्यूक्लियस का। कभी अगर आपसे एटम का पूछा जाए कि एटम का साइज कितना होता है, तो एटम का साइज होता है वो 10⁻10 मीटर का होता है ना। ये हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियस दोनों। तो हमसे पूछा था न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻15 मीटर। तो रेंज कितना होगा 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर तक। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखो फिर से मैंने एक क्वेश्चन कराया है, आप देखना, जब मैंने आपको एटम चैप्टर पढ़ाया होगा वन शॉट रिवीजन, तो वहां पर देख लेना एटम चैप्टर को मैंने बताया था कि कौन सी सीरीज है वो किस रीजन में लाई करती है, इसको मैंने कहा था आपको याद रखना। तो यहाँ उसने पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन विजिबल रेंज, है ना, विजिबल रेंज में, यानी हमसे पूछा है दृश्यमान सीमा में कौन सी रेडिएशंस लाई करती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज या पीफन सीरीज। तो मैंने कहा था कि जो विजिबल होती है वो किसमें होती है, सेकंड वाला, सेकंड कौन आता है, लाइमन के बाद कौन आता है बामर सीरीज, है ना। तो ये बामर सीरीज में लाई करती है कौन, यानी बामर सीरीज में लाई करती है हमारी विजिबल। तो जो बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रम मिलती है हम इसे ही देख पाते हैं, और ये कौन सा रीजन है, ये होता है हमारा विजिबल रीजन होता है ना, ये विजिबल रेंज में हमें दिखाई देता है, याद रहेगा। बाकी आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको इसका आंसर बताते रहेंगे कि अल्ट्रावायलेट में कौन लाई करता है और इंफ्रारेड में भी कौन लाई करता है। और फिलहाल ही याद रखो कि विजिबल रेंज हमेशा किस में लाई करती है, बामर सीरीज में। आते क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो एमिट करता है, एक बीटा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। तो बताओ उसके पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होंगे, आइसोटोप होंगे, आइसोटोन होंगे, आइसोमर होंगे या आइसोबार होंगे। आइसोटोप, आइसोटोन या आइसोबार, ए बी सी में तो कोई एक ऑप्शन है, क्या होगा। तो पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि बीटा पार्टिकल में होता क्या है। तो बीटा मिशन में क्या होता है कि मान लो अगर हमारे पास एक न्यूक्लियाई है ना एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है जेड, और मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास नंबर वो मान लो ए है। तो अगर जैसे अगर ये बीटा पार्टिकल एक एमिट करेगा ना, एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, तो एक नया हमें बन जाएगा, एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा वाई, जिसकी एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगी, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर हमारा सेम रहेगा। इस एक्स को हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, आप सभी को पता होगा इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक, और इस वाई को क्या बोलते हैं, इस वाई को हम लोग बोलते हैं डाउटर न्यूक्लियाई बोलते हैं।
ठीक है, और एक बीटा पार्टिकल यहाँ से एमिट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है बताओ क्या होगा जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो पेरेंट डाउटर और नाभिक में क्या होते हैं। तो देखोगे कि यहाँ पर एक चीज ध्यान दोगे आप कि दोनों का जो मास नंबर है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है ना, मास नंबर फिक्स है, पहले भी ए था अभी भी सेम है। तो दो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम हो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम लोग आइसो बार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बार बोलते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, सेम मास नंबर वाले न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम मास नंबर वाले न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि दोनों का ए सेम है और ए को क्या बोलते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं मास नंबर, है ना। तो दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, चेंज नहीं हुआ इसलिए। और ये इक्वेशन किसका है, बीटा पार्टिकल के एमिशन का ये इक्वेशन है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 बहुत बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है ना। अब बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मीमीटर, है ना। हमने एक न्यूक्लियस का हमने जो रेडियस है वो हमने मेजर किया, वो कितना है 3.6 फर्मीमीटर आया। तो कह रहा बताओ इसका मास नंबर कितना होना चाहिए, इसका मास नंबर क्या हो सकता है। तो हमें याद करो एक फॉर्मूला मैंने बताया था बहुत पहले, अगर आपने पढ़ा होगा जाकर देख लेना, मेरा एटम या न्यूक्लियर चैप्टर देखना, वहां मैंने बताया था कि आर की वैल्यू होती है वो आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 होती है। ठीक है, और जो आर नॉट की वैल्यू होती है वो 1.2 फर्मी होती है ना, एफ एम होती है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू को अगर पुट करें तो क्या होगा, और हमें आर की वैल्यू गिवन है, ये कौन सी वैल्यू गिवन है 3.6 फर्मीमीटर, या हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है। तो हो जाएगा 3.6 फर्मीमीटर इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू है 1.2 फर्मीमीटर इंटू ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो ए टू द पावर 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 3.6 डिवाइड बाई 1.2। ये टोटल थ्री टाइप पार्ट में 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो ए टू द पावर 1/3 की वैल्यू हो गई कितनी, 3 हो गई। दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, पावर 3 ले लेते हैं, पावर 3 लेंगे तो ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा 3 का पावर 3, और कितना हो जाएगा ये 27। और ए को ही क्या बोलते हैं, ए होता क्या था वहां पर, ए होता था हमारा मास नंबर, जैसा मैंने पहले बताया था ए क्या था, वो मास नंबर था। तो मास नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा करेक्ट 27 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 नंबर बता दो, मॉडल पेपर में इसका आंसर गलत है ना। तो समझो क्या कहता है, एक रिवर्स बायस में क्या होता है ना। रिवर्स बायस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। ऑप्शन बी कहता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। ऑप्शन सी कहता है कि पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन बढ़ जाता है। या ऑप्शन में डी कह रहा है कि डिप्रेशन रेयर कम हो जाता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होता है। ऑप्शन बी कहता है कि कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ऑप्शन सी कहता है कि जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है, या कह रहा है कम परत प्रतिरोध बढ़ता है ना, जो डिप्रेशन रीजन है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो दोनों है, कौन कौन सा, सी और डी, है ना। पोटेंस बैरियर का जो पोटेंशियल रीजन होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है, और डिप्रेशन रीजन की जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। करंट, नो करंट फ्लो नहीं, करंट तो फ्लो करता है। करंट कितने किस रेंज का फ्लो करता है, माइक्रो एम्पियर का रेंज का फ्लो करता है, किसमें, रिवर्स बायस में, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है, वो कब होता है, जब ब्रेकडाउन होता है तब होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। तो कह रहा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ दोनों होगा कि जंक्शन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना, यानी जो डिप्रेशन रीजन की रेजिस्टेंस है तो वो बढ़ जाती है, और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर दोनों करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी एंड डी दोनों होना चाहिए, है ना। दोनों ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। मॉडल पेपर में उन्होंने ऑप्शन सी को सिर्फ कहा है करेक्ट, डी को उन्होंने करेक्ट नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों सही होगा, है ना। आप जाके इसका बेसिक पढ़ना, बेसिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायसिंग, वहां तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, देखें, है ना। एक बार आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कह रहा है कि एक टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, अगर हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर अगर हमें चाहिए तो उसमें हम प्योर सिलिकॉन में हम क्या डोप करें, हम प्योर सिलिकॉन में क्या मिला दें ताकि हमें एक पी टाइप का सिलिकॉन अर्धचालक मिल जाए। तो पी टाइप क्या होता है, पी टाइप होता है जिसमें ट्राईवेलेंट
इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, है ना, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को, यानी जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। वो कौन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जिसके 3 इलेक्ट्रॉन हो? एल्युमिनियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन और जर्मेनियम। कौन है जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो? तो वो है हमारे पास एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फास्फोरस नहीं, फास्फोरस एन टाइप का मटेरियल है। ठीक है, फास्फोरस क्या है? वो एन टाइप का मटेरियल है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 2 क्वेश्चन हमारा बच जाता हमारा। आते क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा है कि इन सेमी कंडक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो कह रहा है सेमी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण होता है ना? कौन जिम्मेदार है चलाने के लिए? सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है? ऑप्शन बी कहता है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिर्फ होल्स के कारण होता है ना, जिसको हम कोटर बोलते हैं, होल को, है ना। कोटर को हम ऐसे क्या बोलते हैं? छिद्र नहीं बोलते हैं, उसे कोटर बोलते हैं। तो कह रहा है सिर्फ होल जिम्मेदार है या कोटर जिम्मेदार है, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के ही कारण होता है ना, याद रखना है। सेमीकंडक्टर में दोनों के कारण होता है। बात करते हैं अगर ओनली कंडक्टर में, तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर अगर इनपुट एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है अगर वी है, तो बताया आउटपुट फ्रीक्वेंसी, करंट की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये बता दो, ये भी फिर से मॉडल पेपर में इसका आंसर उन्होंने गलत दिया है, आप सोचना अच्छे से कैसा होता है। तो अगर मान लो ये अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है ना, अगर ये इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये 1 फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई किसकी? इनपुट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं मैं फुल वेव रेक्टिफायर की, है ना। हमसे पूछा भी पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, इसको हम पूर्ण दृष्टिकारी भी बोलते हैं, रेक्टिफायर को दृष्टिकारी बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, ध्यान दें। जब इसकी हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मिलती है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलती है जो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो पार्ट है नेगेटिव, यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो भी क्या होता है? वो भी पार्ट हमें ऊपर मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो यहाँ पर कितने आता है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाती है ना। आउटपुट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है फुल वेव रेक्टिफायर में? जस्ट डबल होती है। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर वी है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जस्ट डबल, यानी 2v होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 2v होना चाहिए। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चाहे आपका ग्राफ देखना है ना, और जाकर मेरे एक बार लेक्चर देख लो पूरा। जिन्होंने अगर लेक्चर नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ फिर से जाकर पूरा लेक्चर देख सकते हो, और पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी देख सकते हो, वहां से आपको इसका मिल जाएगा, सब कुछ आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, जिन्होंने, अगर आप पहली बार आए हैं तो ऐसे ही बने रहोगे, आपको सारा वीडियो डिटेल सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, और 1-2 दिन में आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लोग अच्छे हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग नए हैं अभी चैनल पर, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बाकी से आप कुछ अपडेट वहां पर बता देते हैं।